So, first law of motion. What is Yes, the sir. first law of motion? So in जल्दी बताओ फटाफट. First law of motion क्या होता है? so in first law of motion, if an object is at rest, it will be at rest. It will be at rest, and if an object is in motion, it will be in motion. Okay, so object will resist its state. First law of motion क्या कहता है? First law of motion states that it states that the object will resist the change in state. It will resist the change in state of it will resist the change in state of motion or rest or of motion or rest. यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा और अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? No, sir. Now what do you mean by second law of motion? Second law of motion. What do you mean by सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानने के लिए सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए मोमेंटम. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं. मोमेंटम होता किसके बराबर है? यस, नीलांश, व्हाट इज मोमेंटम? क्या है सर? मोमेंटम क्या होता है बेटा? व्हाट इज मोमेंटम? सर पता नहीं, एक सेकंड सर. सर पेज नंबर क्या है? मैं पेज नंबर पे नहीं हूँ. पेज नंबर पे थोड़ी लिखा है. मोमेंटम का तो फॉर्मूला होता है ना बेटा. दिस इज मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम क्या होता है? मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम आता है. और मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट कितनी होती है? किलोग्राम पर मीटर सेकेंड. किलोग्राम. और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड. मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड. तो यूनिट ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा? यूनिट ऑफ मोमेंटम, या फिर आप इसको ऐसा यूनिट भी बोल सकते हो. ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा? ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड. किलोग्राम मीटर पर सेकंड. अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले बेटा आपको देखना है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपको बताएं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये क्या कहता है? इट स्टेट्स that the rate of change of momentum 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 is proportional to the rate of change of momentum is proportional to the rate of change of momentum is proportional to it is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. It is proportional to the applied unbalanced force applied unbalanced force in the direction of force in the direction of force. तो what do you mean by change in momentum? Change in momentum से आप क्या समझते हो? कौन बताएगा बेटा? चेंज इन मोमेंटम, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन मोमेंटम? प्रणव बताओ बेटा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? बोल सर चेंज इन
सर चेंज इन सर नहीं पता। ओके मेहर आप बताओ। सो चेंज इन मोमेंटम मतलब जब चेंज हो रहा है मोमेंटम, जैसे टाइम, जितना टाइम ले रहा है वो चेंज होने में। बेटा चेंज इन मोमेंटम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होगा ना। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल, पहले जो आप देखो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज मतलब फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होता है बेटा मास तो सेम ही रहेगा, m इंटू वी माइनस m इंटू यू। और चेंज इन मोमेंटम की जब हम बात करते हैं देन इट इज टू बी डिवाइडेड बाय टाइम ऑल्सो। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम की बात करोगे तो इट इज टू बी डिवाइडेड बाय टाइम ऑल्सो। तो चेंज इन मोमेंटम में आपके पास आ जाएगा एम वी माइनस एम यू। सो बेसिकली दिस इज यू, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम बोलेंगे u, एम वी माइनस एम यू। ठीक है, और फिर रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ v माइनस यू बाय टी। और ये डेफिनेशन जो लिखा है बेटा इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ चेंज है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसका मतलब है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यह हो जाएगा m टाइम्स ऑफ v माइनस यू बाय टी। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। Force is proportional to m times of v plus u by t. Yes बेटा बोलो। Sir, can it not be balanced force? बैलेंस फोर्स में तो फिर बेटा रेट जीरो हो जाएगा ना, मतलब अगर बैलेंस फोर्स लगेगा तो आपका कुछ चेंज ही नहीं आएगा, मतलब क्योंकि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी तो फिर सेम ही रहेगी ना। Yes, sir. मतलब अगर आप बराबर जैसे आप वॉल को हिट करो तो फोर्स तो मतलब नलीफाई हो गया ना पूरा का पूरा, बैलेंस फोर्स में मूवमेंट नहीं हो पाएगा। Yes. ठीक Yes. है, तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इसको हटाओगे तो इसके मतलब इसके रिस्पेक्ट में हमें k इंट्रोड्यूस करना है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m इंटू v माइनस यू बाय टी, k टाइम्स ऑफ m इंटू v माइनस यू बाय टी। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। f इज इक्वल टू k इंटू m माइनस, देखो बेटा यहाँ तो कोई डाउट है? सर आप समझा सकते हो? ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट। हेलो Yes, sir. हेलो
यस बच्चों, यस वंशिका बेटा आप क्या पूछ रहे थे? सर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो बेटा ये है ना, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है ये जैसे ये जो मैंने बनाया ना, ये अल्फा, मतलब ये इस तरह से होता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ये होता है। ठीक है, Yes. तो अभी मेरे को जब हमने सर, चेंज सर बुक पे पेज क्या बेटा? सर बुक पे पेज नंबर 19 पे भी है जो आप साइन कह रहे हो। जब हम चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम होता है बेटा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी। तो ये बेटा m इंटू फाइनल वेलोसिटी v होता है माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी u होता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर आप बात करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में आपके पास आ जाएगा m टाइम्स ऑफ v माइनस u बाय t, मतलब इसको आपको t से डिवाइड करना है रेट ऑफ चेंज के लिए। और हमें पता है जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यानी कि v माइनस u बाय t हो जाएगा। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप हटाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा f इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m into v minus u by t, and v minus u by t is basically acceleration, it is acceleration। तो ये हो जाएगा f is equal to k times of m into a where a is equal to v minus u by t। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू होती है v minus u by t। स्मॉल a को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ACCELARATION। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। मुझे समझ नहीं आया आपने के क्यों लगाया? बेटा जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं ना तो उसमें कोई ना कोई, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट आपको लगाना पड़ता है। तो ये क्योंकि साइन हमने हटाया था तो इस साइन को हटाने के लिए हमने के को इंट्रोड्यूस किया। इसको हटाना है, इसको हटाएंगे तो के को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके सर। ओके, अब इसमें बेटा क्या होता है, नाउ इन लाइक इक्वेशन 1, in equation 1 okay, in equation 1 if we put f is equal to 1 Newton, mass is equal to 1 kilogram and acceleration is equal to 1 meter per second square, तो आपके पास आ जाएगा 1 is equal to k into 1 यानी कि k is equal to 1 आ जाएगा। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, सो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये बेसिकली सेकंड लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ तक चेक करो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, फिर बेटा अगर हम आगे चलते हैं तो आगे लेटर से हमारे पास है, अगर आप आगे चलते हो तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम, यानी कि आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट हैज मास 5 किलोग्राम्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास 5 किलोग्राम्स दिया हुआ है and a constant force is applied for 2 seconds। ठीक है, a constant force is applied on it, a constant force is applied on it for 2 seconds, a constant force is applied for on it for 2 seconds, 2 seconds के लिए इस पे constant force apply किया गया। It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second। So here velocity is increased from it is increased from
3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें बेटा इनिशियल वेलोसिटी कौन सा होगा और फाइनल वेलोसिटी कौन सा होगा? अगर हम वेलोसिटी को 3 meters per second इनिशियल हुआ, 7 meters per second फाइनल हुआ। ओके, तो ये u हो जाएगा, ये u हो जाएगा, और 7 मीटर पर सेकेंड जो होगा वो v हो जाएगा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बेटा फाइंड करना है, टू फाइंड आपको फाइंड आउट करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। आपको इवैल्यूएट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड इवैल्यूएट करना है। एंड इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड्स देन व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है, ये जो 2 सेकंड के लिए अप्लाई किया गया था फोर्स, अब अगर बोला है इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकंड्स, if the force is applied for 5 seconds, if the force is applied for 5 seconds, अगर फोर्स को 5 सेकंड्स के लिए अप्लाई करेंगे, व्हाट विल बी द 2 सेकंड दिया ना टाइम। बेटा ये दूसरा पार्ट है ना, 2 सेकंड तो ऊपर दिया हुआ है, ये दूसरा पार्ट है। इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकंड्स देन व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, then find the final velocity of object, then find the final velocity of object, final velocity of object। ये एक बार चेक करो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो कांस्टेंट फोर्स मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है 5 किलोग्राम, मतलब जो भी मास है मतलब फोर्स इज नॉट चेंजिंग। कांस्टेंट फोर्स का मतलब अनबैलेंस नहीं हो गया, फोर्स इज नॉट चेंजिंग, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यस। यहां तक चेक करो, यहां तो कोई डाउट है? अब बेटा फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या था? फोर्स के लिए फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स के लिए फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें बेटा अगर आप देखोगे मास तो m हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना होगा? v माइनस यू बाय टी। एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू बाय टी। तो इसमें यूनिट चेक करो, इसकी किलोग्राम है, इसकी मीटर पर सेकंड है। तो आई थिंक यू डोंट हैव टू कन्वर्ट एनीथिंग, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द वैल्यूज। तो मास इसमें बेटा मास की जगह 5 रख दो। v कितना है? 3 है 7 है? तो 7। ये हो जाएगा 7 माइनस u इज 3 एंड देन डिवाइडेड बाय t, t इज 2, 7 माइनस 3 बाय 2। तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5, 7 माइनस 3 कितना होता है? 5 into 2। 7 minus 3 is 4, 4 by 2, 4 by 2, 4 होता है। 2। तो ये हो जाएगा 5 into 2, 5 into 2 यानी कि 10, this will be 10 न्यूटन्स, 10 न्यूटन्स। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसमें चेक करो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक चेक करो बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो फोर्स 10 न्यूटन्स का लग रहा है। अब इसमें लिखा है अगर यही फोर्स हम 5 सेकंड्स के लिए अप्लाई करें, तो ये तो ए पार्ट का सॉल्यूशन है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये ए पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, दिस बिलोंग्स टू ए पार्ट। बी पार्ट में बेटा अब आपके पास एफ हो गया 10 न्यूटन्स, एफ हो गया 10 न्यूटन्स। टाइम आपके पास हो गया, अब चेंज हो गया, टाइम 5 सेकेंड्स हो गया, टाइम हो गया 5 सेकेंड्स। और एक्सेलरेशन जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। v आपको नहीं पता। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा आ रही है। अच्छा ठीक है सर। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको v फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला तो सेम ही लगाना है। f इज इक्वल टू कितना होगा? m इंटू वी माइनस यू बाई टी। f इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी। f की जगह बेटा इसमें आ जाएगा 10 इज इक्वल टू मास की जगह आपके पास आ जाएगा m की जगह आपके पास आ जाएगा मास इसका बेटा कितना है? 5 किलोग्राम। तो 5 आ जाएगा। v आपको पता नहीं है, v आपको कैलकुलेट करना है। u आपको पता है, u इसमें 3 है। और टाइम बेटा इसमें पता है, टाइम इसमें कितना है? टाइम इज हाउ मच? 5 सेकंड। 5 सेकंड्स। अब चेंज हो गया ना 5, तो इसमें 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज 10 इज इक्वल टू v माइनस 3। 10 ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू v माइनस 3।
तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू v माइनस 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 इज इक्वल टू v माइनस 3, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 7 plus 3, 10 plus 7 meters per second. is equal to 13 मीटर पर सेकंड। 7 मीटर नहीं होगा, ऐड हो जाएगा ना, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी 13 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. ओके मेहर, आगे बेटा समझ आपको? Yes, sir. ओके नीलांश, आ रहा है बेटा समझ? Yes, sir. All right. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which would require a greater force, 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 acceleration, accelerating a 2 kilogram mass। पहला है accelerating a 2 kilogram mass, accelerating a 2 kilogram mass at 5 meter per second square, at 5 meter per second square, or a 4 kilogram mass, or a 4 kilogram mass at 2 meter per second square, at 2 meter per second square। तो किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा? इसमें बेटा F1 फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स 1 इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन तो हो जाएगा 2 into 5। 2 5 से कितना होता है? 10। वेरी गुड, चलो कुछ तो आता ही है। 2 5 से 10 होता है ना, तो ये बेटा आ जाएगा 10 न्यूटन्स। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। फिर F2 निकाल लो। F2 भी बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो इसमें मास 4 है और ये 2 है। 4 2 से कितना होता है? 8. 4 2 से, वेरी गुड, 8। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब इसमें बताना है 10 और 8 में से कौन सा बड़ा है। 10 बड़ा है। Now since F1 is greater than F2, क्योंकि बेटा F1 F2 से बड़ा है, F1 अगर F2 से बड़ा है तो इसमें हम बोल सकते हैं accelerating a 2 kilogram mass at 5 meter square, 5 meter per second square will require a greater force। ठीक है, it will require a greater force। ठीक है, so इसमें आप लिख सकते हो since F1 is greater than this, therefore accelerating a 2 kilogram mass, therefore accelerating a 2 kilogram mass, at 5 meter per second square, at 5 meter per second square would require a greater force, would require a greater force। यहाँ तक चेक करो बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। Any doubts? No, sir. नो सर। Next बेटा, next question है, a motor car is moving with a velocity of 108 km per hour। Okay, a motor car is moving with a velocity of, a motor car is moving with a velocity of 108 km per hour, 108 km per hour। It is moving with a velocity of 108 km per hour, and it takes 4 seconds to stop, and it takes 4 seconds to stop। तो इसमें बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? सर ये क्या लिखा आपने? मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ द सर इसमें बेटा मोटर कार इज Initial मूविंग विद द velocity, वेलोसिटी sir, ऑफ 108 km per hour। It is moving with the velocity of 108 km per hour, and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied। सर आई थिंक इसमें इनिशियल होगी 100 और 108 और फाइनल होगी 0, क्योंकि वो स्टॉप हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी, वेरी गुड बेटा, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u हो जाएगी। u बेटा आ जाएगा 108 km per hour, 108 km per hour। और फाइनल वेलोसिटी अगर आप देखोगे
तो फाइनल वेलोसिटी बेटा इसमें आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी विल बी v, और v बेटा इसमें आ जाएगा, इट विल बी 0 किलोमीटर पर आवर, 0 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक है, और क्योंकि ये बेटा 108 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, क्योंकि हम जो जनरल फिनोमिना है उसमें हम मीटर पर सेकंड में कंसीडर करते हैं। तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 108 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकंड, और नीचे वाला तो जो हम जीरो डायरेक्टली 5/18 से कर तो हम सकते हैं। 18/5 से भी कर सकते हैं। 5/18 बेटा, 5/18। अच्छा, 5/18। 108 into 5/18, 108 into 5/18. So I think this goes with 9. 9 ones are 9, 9 twos are 18, and 9 twos are 18, and 2 6s are 12. तो ये हो जाएगा बेटा 30, मतलब ये आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी विल बी 30 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। ओके, फिर इसमें बोला गया है a motor car is moving with this velocity and stop. Now calculate the force exerted by the brakes on the motor car. सर टाइम 4 सेकंड ना? क्या बेटा? टाइम तो सर इसमें टाइम 4 4 सेकंड्स दिया हुआ है ना, seconds. 4 सेकंड्स दिया हुआ है। टाइम इज गिवन एज 4 सेकंड्स, टाइम इज गिवन एज 4 सेकंड्स। ठीक है, टाइम इसमें 4 सेकंड्स दिया हुआ है, और इसमें बोला गया है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक्स on the motor car, force exerted by brakes on the motor car. Calculate the force exerted by brakes on the motor car. If its mass along with the passenger is 1000 kilogram, if its mass along with the passengers, if its mass along with the passengers is 1000 kilogram, if its mass along with the passengers is 1000 kilogram. ठीक है, तो इसको बेटा कैसे करोगे? फोर्स के लिए क्या होता है? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सर m मास into इनटू a। एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास तो बेटा m ही हो जाएगा, एक्सेलरेशन लिखोगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v minus u by t, एक्सेलरेशन विल बी v minus u by t। तो ये हो जाएगा मास इज मास, एक्सेलरेशन विल बी v minus u by t, तो इनटू v minus u by t। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। तो मास बेटा इसमें कितना है? 1000 है, 1000 पैसेंजर्स को इंक्लूड करके। v फाइनल वेलोसिटी इसमें है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी इसमें 30 है, तो 30 आ जाएगा, और टाइम इसमें बेटा 4 है, तो डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। अगर डाउट नहीं है तो ये बेटा आ जाएगा 1000 इंटू -15/2, 1000 इंटू -15/2। 2 से इसे काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 500, तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 0 एंड 15 5 75, तो 7500 माइनस ऑफ 7500 न्यूटन्स। यहाँ तक चेक करो बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है? So force exerted by the motor car will be minus 7500 newtons. Force exerted by brakes on the motor car will be minus 7500 newtons. यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। And why it is coming out to be negative? Force बेटा negative क्यों आ रहा है? सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। मतलब ब्रेक्स लगा रहे हो तो रिटार्डेशन है, तो आप लिख सकते हो द फोर्स इज नेगेटिव बिकॉज ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मोटर कार।
ठीक है, as when the brakes are applied, as when the brakes are applied, as when the brakes are applied, जब brakes को apply करते हैं, then as when the brakes are applied, then the direction of motion, like the force exerted will be opposite to the direction of motion. Then the force exerted will be opposite to the direction of motion. It will be opposite to the direction of motion. Opposite to the direction of motion. Direction of motion. यहाँ तक चेक करो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ. नो सर. ओके, फिर बेटा अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट आप ये वाला एक बार ट्राई करो. इट सेज दैट force of 5 Newton gives a mass m1. A force of 5 Newtons. A force of 5 Newtons gives a mass m1. Gives a mass m1. An acceleration of 10 meter per second square. उसके बाद है an acceleration of 10 meter per second square. फिर उसके बाद है and a mass m2 an acceleration of 20 meter per second square. An acceleration of 20 meter per second square. An acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses are tied together? What acceleration would it give? What acceleration would it give? What acceleration would it give if both the masses are tied together? If both the masses are tied together. तो कितना acceleration मिलेगा वो आपको बताना है. If both the masses are tied together, then what acceleration would it give? तो इसमें बेटा आपको याद रखना है, इसमें फोर्स कितना है 5 न्यूटन. ठीक है, फोर्स कितना है 5 न्यूटन और 5 न्यूटन फोर्स मास m1 के साथ है एंड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एंड मास m2 के साथ एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो आपको बताना है कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर. ठीक है, तो सर हम इसमें दोनों मासेस को ऐड कर देंगे क्या बेटा? तो सर इसका मतलब हमें इसमें दोनों मासेस को ऐड करना है. नहीं, पहले तो आप मासेस इवैल्यूएट कर लो. फिलहाल मासेस कितना आएगा, जैसे हमें इनिशियली दिया हुआ है, इनिशियली फोर्स जो आपका फोर्स है वो कितना है. अगर जैसे हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो जब आप m1 कैलकुलेट करोगे, m1 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू f by a1 और m2 बेटा कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा f by a2. फोर्स तो सेम ही है. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर. तो ये बेटा कितना हो जाएगा, फोर्स तो 5 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 1 कितना है, एक्सेलरेशन 1 वो है 10 है सर. एक्सेलरेशन 1 10 है. तो मास कितना हो जाएगा 0.5 किलोग्राम्स. 0.5 किलोग्राम्स. और नीचे वाले केस में बेटा फोर्स तो 5 है, एक्सेलरेशन कितना है सेकंड टाइम पे 20. तो यहाँ पे आ जाएगा 20 यानी कि 0.5 by 2. तो ये हो जाएगा 0.5 by 2 यानी कि 0.25 किलोग्राम्स. 0.25 किलोग्राम्स. ओके, यहाँ तक चेक करो. पहले हमने m1 निकाल लिया, फिर हमने m2 निकाल लिया. यहाँ तो कोई इशू है? नो सर. If we tie the masses together, ठीक है, अगर हम टाई करेंगे मासेस को इकट्ठा, if we tie the masses together, तो कंबाइंड मास कितना हो जाएगा, तो कंबाइंड मास हमारे पास कितना आ जाएगा, कंबाइंड मास आ जाएगा m1 plus m2 कितना हो जाएगा 0.5 plus 0.25 हो जाएगा 0.75.
0.75 किलोग्राम। यहाँ तक चेक करो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है? So 0.5 plus No, 0.25 sir. 0 so 0.3 नहीं हुआ? बेटा 0.5 0.25, तो ये ऐड करो, 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 0.75 होगा ना, 0.3 कैसे हो जाएगा? समझ रहे हो? Yes sir. ठीक है, और इसमें अब आपको कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालना है। नाउ द एक्सेलरेशन विल बी, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स बेटा इसमें 5 न्यूटन ही था, मास इसमें 0.75 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 100 अपॉन 75, 5 इंटू 100 अपॉन 75। ये पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 100 आ जाएगा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? No sir. Now 25 3s are 75, 25 4s are 100, तो ये हो जाएगा 20/3, 3 6 are 18, 3 6 are 18, 3 6 are 18, तो 6.667 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6.667 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका कंबाइंड एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ तक चेक करो बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। No sir. ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे आपको मैंने ग्राफिकल मेथड बताया था, उसमें क्या था, जैसे अगर ये आपको दिया हुआ है दिस इज वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आपको दिया हुआ है वेलोसिटी दी हुई है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर आप ये टाइप ही कर लो, जो लिखने वाला पार्ट है वो ज्यादा इजी हो जाएगा टाइपिंग से। टाइपिंग में बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी ये बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस पे आपके पास है वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आपको दिया हुआ है वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसमें आपको दिया हुआ है टाइम इन सेकेंड्स, यहाँ पे आपको दिया हुआ है टाइम इन सेकेंड्स, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और टाइम सेकेंड्स में दिया हुआ है, और यहाँ पे बेटा आपको मार्क किया हुआ है दिस इज 5, देन दिस इज 10, then this is 15, then this is 20, then this is 20.